राजस्थान के अंदर प्रमुख रूप से व्यक्तित्व है। लेकिन देखिए ये जो व्यक्तित्व हैं इसको पढ़ें, उसके अंदर हमने अभी तक जिन व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा की है वो है हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास किया। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि वो जो हमने पढ़े हैं वो हमारे राजस्थान की ओर से क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। और ये स्वतंत्रता सेनानी टोटल 4 थे, कॉपी में नहीं देखना है भाई। एक थे जिनका नाम था केसरी सिंह बारट, दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट, तीसरा नाम जिसका नाम है प्रताप सिंह बारट, और नंबर 4 जो हमने पढ़ा है वो है आपके अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, ये 4 व्यक्ति हमने पढ़े हैं। इसमें जो नॉर्मल रूप से यदि आज तक आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन की बात करेंगे तो अर्जुन लाल सेठी से पहला क्वेश्चन आया है, इनको कौन सी जेल में कैद किया गया था, वेलूर जेल में। एक क्वेश्चन ये आ रखा है इनसे। प्रताप सिंह से क्वेश्चन आ रखा है, इनको कौन सी जेल में कैद किया गया था, बरेली जेल में। केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में कैद किया गया था, हजारीबाग जेल। देखिए पढ़ तो हम बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। एक तो ये क्वेश्चन आए केसरी सिंह बारट से। दूसरा क्वेश्चन आया है, वो आया है चेतावनी राचुंगटिया किसके लिए लिखी थी, क्यों लिखी थी। वो दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, उनको रोकने के लिए लिखी थी। और एक बार ये जरूर पूछा गया ये कौन सी शैली में लिखी गई थी, डिंगल शैली में। केसरी सिंह बारट द्वारा 1910 के अंदर किसकी स्थापना की गई थी, वीर भारत सभा की। इसके अलावा केसरी सिंह बारट से कभी क्वेश्चन नहीं आया। जोरावर सिंह बारट राजस्थान के चंद्रशेखर हैं, क्योंकि ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, लेकिन अपना नाम बदला, ये क्वेश्चन जरूर आया। अमरदास वैरागी, अंतिम समय इन्होंने वागड़ और मालवा में बिताया, ये क्वेश्चन भी आया। प्रताप सिंह बारट बरेली में और किस कांड की वजह से गए थे, तो बनारस षड्यंत्र केस की वजह से, याद रखिएगा बनारस षड्यंत्र केस। कब हुआ था ये। अर्जुन लाल सेठी कौन से कांड के तहत गए थे, निमेज हत्याकांड। और इनको सजा कौन से कांड के तहत हुई थी, महंत प्यारेलाल हत्याकांड 1912। जोरावर सिंह बारट ने बम फेंका था कहां पर, लॉर्ड हॉर्डिंग्स बम हत्याकांड। कब की बात है वो, 23/12/12। हालांकि 12/12/24, लेकिन 23/12/12। ये आप सबको आते हैं, खाओ ईमानदारी हो, सब नहीं आवे, नहीं आवे तो पढ़ो। आज कौन पढ़ा, आज कौन पढ़ा, पहले पढ़ो। आप पढ़ो, मैं आपको देखूंगा। पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़ते हो आप, मुझे देखना है, आई शपथ कसम से। अरे पढ़ो पढ़ो, मैं देख लूंगा। मुझे भी भगवान ने 2 आंखें दी बराबर। ऊपर यदि गर्दन हुई किसी की तो खड़ा करके पूछूंगा कौन से कांड हुए हैं। फिर आपके साथ जो होगा वो होगा 18 फरवरी 2025, मतलब आज ही जी। कौन सा, एक बार मतलब हल्का हल्का सा पढ़ लो फटाफट। ओके पढ़ो, बहुत अच्छा, शाबाश। नहीं शेठ जी, जी जमनालाल बजाज, हेडिंग लगाइए जमनालाल बजाज। ये देखिए, वाह, लिखिए जमनालाल बजाज। हाँ जी, जमनालाल बजाज लिखिएगा। सबसे पहले समय, समय है 1889 टू 1942, 1942 इनका समय है। समय तो हालांकि किसी का पूछा नहीं गया है, पूछ लेगा तो समय आपका खराब हो जाएगा, इसलिए एग्जाम ने पूछ नहीं रहा है। तो समय, उसके बाद में फिर है जन्मस्थली। जमनालाल जो बजाज हैं, इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ है। देखो केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ है देवपुरा गांव शाहपुरा, जोरावर सिंह बारट का जन्म हुआ है उदयपुर में, प्रताप सिंह बारट का जन्म हुआ है शाहपुरा में, अर्जुन लाल सेठी जी का जन्म हुआ है जयपुर में, और सेठ जी जमनालाल बजाज जी का जन्म हुआ है कांसी का बास शिकर में। कांसी का बास शिकर, कांसी का बास शिकर, और नोट करके लिख लीजिएगा, शिकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बांस। शिकर का प्राचीन नाम जो है वो क्या है, वीरभान का बांस। वीरभान का बांस पूछा भी जाता है कई बार। सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, बारात में जाना है, और इनकी जो बारात निकलेगी वो मजे है, गांव में मजे है। चलो लिख लिया, दोनों क्वेश्चन पूछे गए। कांसी का बास शिक्कर जो इनकी जन्मस्थली रही है, और शिक्कर का प्राचीन नाम भी पूछा गया है वीरभान का बास। आगे चले, अगली बात, ये जो जमनालाल बजाजी हैं, इनके उपनाम की बात करते हैं। इनको किन किन नामों से जाना गया है। तो सबसे पहले तो इनको जिन नाम से जाना गया है वो है, एक तो याद रखिएगा राजस्थान का भामाशाह कहा गया है इनको। इनको क्या कहा गया है, राजस्थान का भामाशाह। बहुत पैसा हुआ करता था इनके पास में, जब भी आवश्यकता होती तो पहुंच जाते। हाँ बता, ये 3000, ये ले 3500। ऐसे व्यक्ति थे कौन, जमनालाल बजाज।
इसीलिए इनकी तुलना किससे की गई है? भामाशा से। हालांकि भामाशा जो व्यक्ति है वो भी राजस्थान के कौन से जिले से है? भाई भामाशा वहीं से तो नाम प्रसिद्ध हुआ था, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की सहायता करने वाला भामाशा कौन से जिले से थे? शाबाश। मजेदार बात तो यह है कि उस जिले के स्टूडेंट भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भामाशा पाली से हैं। उनको पता ही नहीं है। करौली से? अच्छा नरेंद्र, ऐसा क्यों? अरे आपके पीछे भी ली है, मतलब सॉरी, आपके जिले के नाम के पीछे भी क्या है? करौली, लेकिन वो है पाली भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के बाद में शायद फिर उससे नाम पॉपुलर हुआ और ये क्या कहलाए? राजस्थान के भामाशाह। दूसरा नाम है, इन्होंने स्वयं को कहा है गुलाम नंबर 4, कि मैं कौन हूं? मैं हूं गुलाम नंबर 4। ऐसा क्यों कहा? ऐसा, गांधी जी, गांधी जी का गुलाम नंबर 4? गांधी जी के तो ये पांचवें पुत्र थे, गांधी जी के गुलाम नंबर 4 थोड़ी थे। देखो, इन्होंने स्वयं को गुलाम नंबर 4 क्यों कहा? सबसे पहले तो भारत जो है वो अंग्रेजों के गुलाम, उसके बाद में भारत के अंदर ये जो राजपूताना है ये गुलाम, राजपूताना के अंडर में इनका जो क्षेत्र आता है वो गुलाम, और उसके बाद में फिर ये स्वयं गुलाम। तो गुलाम नंबर 1, 2, 3 और गुलाम नंबर 4। ठीक है, गांधी जी के नहीं थे। गांधी जी के क्या थे? ये पांचवें पुत्र थे। ये सर जो भी है गांधी जी के ही हैं, गांधी जी के पांचवें पुत्र, गांधी जी के पांचवें पुत्र कहलाए हैं ये। गांधी जी के स्वयं के खुद के पर्सनली 4 पुत्र थे। ये पांचवें पुत्र इसीलिए क्योंकि इन्होंने गांधी जी के पुत्र के समान ही कार्य किया था। गांधी जी जब भी परेशान होते या गांधी जी बीमार होते तो उनको दिखाने का कार्य यही किया करते थे। कौन? जब भी वो किसी कार्य को करते और पैसे की आवश्यकता होती, भाई एक बूढ़ा बाप जो है वो किससे पैसा मांगेगा? बेटे से ही मांगेगा। तो वो तो 4 कौन कौन से? गांधी जी के खुद के 4 पुत्रों के नाम क्या थे? शाबाश, 1, 2, 3। अच्छा, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल और देवदास। उनका क्या नाम करना? गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन कहलाए हैं? जमनालाल बजाज। हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है कि जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र की जो संज्ञा है वो कौन से अधिवेशन के तहत मिली थी। तो लिखिएगा, ये जो संज्ञा है ये मिली है नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन जो कि कब हुआ था? 1920 में। लिखिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920, याद रखिएगा। लिख लिया? आगे उसके बाद में फिर अगली जो बात है वो है आपके 1921, और 1921 के अंदर इन्होंने, याद रखिएगा, एक आश्रम स्थापित किया था जिसका नाम क्या है? सत्याग्रह आश्रम। और ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसकी जो स्थापना है वो याद रखिएगा कहां पर की थी? वर्धा में। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और ये जो वर्धा महाराष्ट्र यानी 1921, और 1921 के अंदर सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना है वो कहां पर की थी बजाज साहब ने? वर्धा महाराष्ट्र में। यहां पर ये जो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई है ये प्रेरित है किसे? गांधी जी से। और गांधी जी का सत्याग्रह क्या था बताइए आपको? कोई एक गाल पर मारे तो फटाफट कहो ये ले दूसरा इंतजार कर रहा है, इस पर भी मार। लेकिन उसके बाद में गांधी जी ने नहीं कहा था, उसके बाद में कहा था पीट डालो उसको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सत्याग्रह आश्रम। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसी भी राजस्थान के व्यक्ति द्वारा जब राजस्थान में किसी की स्थापना की जाती है तो खास है, बट राजस्थान के किसी व्यक्ति द्वारा राजस्थान के बाहर जब कोई संस्था स्थापित की जाती है तो वो यूनिक हो जाती है। तो ये क्या है? यूनिक। लिख लिया? इसके बाद में इन्होंने गांधी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया और 1925 के अंदर इन्होंने एक संघ स्थापित किया था जिसका नाम है चरखा संघ। चरखा संघ का सीधा सीधा उद्देश्य है विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ। भाई चरखा संघ यही तो है, यही तो गांधी जी की विचारधारा थी। पता भी नहीं चलना है अंग्रेजों को और धीरे धीरे काम भी बढ़ा देना है। भाई एक तो चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बता देते हैं सबको, नहीं बताना होता है। गांधी जी ने आजादी के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जो आम लोगों को ही समझ में आया कि गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि विदेशी जो भी हैं वो सब छोड़ दो। इसीलिए तो किसकी स्थापना की थी? चरखा संघ की। और इन्होंने ये जो चरखा संघ की स्थापना की ये कहां पर की? याद रखिएगा, अजमेर में। लेकिन उसके बाद में जल्दी ही इस चरखा संघ का क्या कर दिया गया? स्थानांतरण। और चरखा संघ का जो स्थानांतरण हुआ वो स्थानांतरण याद रखिएगा 1927 के अंदर कहां पर हो गया था? जयपुर में। जयपुर के अंदर लिखो, चरखा संघ 1925 अजमेर, और 27 के अंदर स्थानांतरण होकर कहां हो गया? जयपुर के अंदर। लिखिएगा, कोई नहीं कोई नहीं, मैं ऐसे बुरा नहीं मानता ना।
1921 याद रखिएगा, सत्याग्रह आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 याद रखिएगा, कौन सा संघ है? चरखा संघ की स्थापना। आगे चले हम, लिख लिया सबने? इसके बाद में नेक्स्ट अगली बात जो है वो है आपके 1936, और 1936 के अंदर इनके द्वारा कौन सा कार्य किया गया? जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया? पुनर्गठन। जयपुर प्रजामंडल का क्या हुआ? पुनर्गठन। बस ये केवल इतना ही लिखेंगे, बाकी यहां पर नहीं लिखेंगे कि इन्होंने पुनर्गठन किया, वापस इसका अधिवेशन किया। अधिवेशन कहां किया? यहां पर शेखावटी किसान सभा आई, वो सब कुछ नहीं लिखेंगे, वो हम लिख के आए हैं और वो आपको आता भी है। यदि मैं पूछ भी लूं किसी से भी इस पूरी क्लास में, किसी भी स्टूडेंट को यदि मैं खड़ा करके पूछ लूं कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, तो वो एक ही जवाब देगा, नहीं आवे। है जी, बताएंगे आप? नरेंद्र भाई यस, 8-9 मई 1938 कहां पर? शाबाश, गोपालपुरा बाईपास, हाँ यही जयपुर में तो था। शाबाश। तो यहां पर बस इतना सा लिखेंगे और हम आगे चल पड़ेंगे। इससे पहले एक बात आपको याद रखनी थी, अब हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं। याद रखिएगा 1932 में आपको पता हो तो साविन ने अविज्ञा आंदोलन किया था। अविज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन के तहत जमनालाल जो बजाज हैं वो जेल गए थे। याद रखिएगा, जमनालाल बजाज जो है वो कहां पर गए थे? जेल गए थे। याद रखिएगा, जेल गए। और इसके अलावा याद रखिएगा जमनालाल बजाज ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि विनोबा भावे जो है वो हमारे भारत के क्या थे? प्रथम सत्याग्रही। और हमारे राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? हैं जी, आगे क्या करूं मैं उसका? कुछ और भी बताओ मुझे उसके बारे में। है जी, हैं रमेश? ओके, हैं नहीं, फिर ये ओझा तो बोझा हो जाएगा, क्योंकि ये तो है नहीं। रमेश चंद्र ओझा तो कहां पर है? शाहपुरा प्रजामंडल, जिसका गठन कब हुआ था? शाबाश, ओह माय गॉड। हाँ, अन्य सदस्य कौन कौन थे? हाँ, विमल डांगी, ठीक है, हो जाएगा जुगाड़। आपकी क्लास की फिर इज्जत बच गई। 367वीं बार। फिर लिखो जमनालाल बजाज की पत्नी, और इनकी जो पत्नी है वो इनकी जान है, और उनका नाम है जानकी देवी बजाज। हालांकि यहां पर केवल ये नाम ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम जो व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं वो केवल पुरुष विशेष से संबंधित पढ़ रहे हैं। इसके बाद में पहली बार हम महिला व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जहां पर जानेंगे कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी कार्य किया और समाज के उत्थान के लिए भी कार्य किया। क्योंकि मैंने काफी बार पूछा है आपसे कि वो प्रथम महिला कौन सी थी। पूछूं क्या? राजस्थान की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? पूछूं क्या? राजस्थान राज्य की प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? पूछूं क्या? नहीं, वापस गिर। नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, जानकी देवी बजाज। इनकी क्या यूनिक बात है सबसे? ये जमुना की जान है। इनकी क्या जमुना की क्या है? जान है, कहानी खत्म है। ये राजस्थान की प्रथम महिला है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्योंकि राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों मिले हैं वो तो हीरा की रत्ना है, मतलब हीरालाल शास्त्री की पत्नी है जिसका नाम है रत्ना शास्त्री। 1956 के अंदर मिला था इनको। तो एक यूनिक बात लिखी लो इनके बारे में ताकि जहन में रह जाए आपके। 1956 पद्म विभूषण से सम्मानित। किससे सम्मानित है? पद्म विभूषण से सम्मानित है ये। और याद रखिएगा ये राज्य की क्या है? प्रथम महिला। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उसका नाम है कांता खतूरिया। राजस्थान की प्रथम राजस्थान मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष थी, उसका नाम है कांता भटनागर। ये कांता भटनागर है, वो कांता खतूरिया थी। दोनों में कांता है, एक में खतूरिया है, एक में भटनागर है। ये ध्यान रखना आप। है जी, ये आए थे, दोनों क्वेश्चन आए थे किसी एग्जाम में। और मजेदार बात यह है कि एग्जाम ने दोनों ऑप्शन में दिए, कांता खतूरिया, कांता भटनागर। तो किसी का तो भट हो गया और किसी का फितूर हो गया, कांता खतूरिया। ये लिखा। इसके बाद में फिर लिखिएगा अंतिम समय। अंतिम समय
जमनालाल बजाज द्वारा गो सेवा संघ के माध्यम से गायों की सेवा की और इनकी जो मृत्यु है वो 1942 के अंदर वृद्धा महाराष्ट्र में हुई। कंप्लीट। लीजिए, बाकी जो बातें हैं वो हमने प्रजामंडल के तहत लिख ली हैं। बाकी बातें प्रजामंडल के तहत लिख ली हैं। ये लिखो कंप्लीट। बधाई हो आपके बजाज। बजाज जो कंपनी सुनते हैं ना आप, सुनते हैं क्या? जैसे एक घनश्याम बिड़ला नाम सुना है क्या कभी आपने? घनश्याम बिड़ला। क्या कर सकते हैं आपका क्या करें? आपको तो पता ही होना चाहिए, शेखावटी की है। अरे उनकी भी तो यूनिक बात है। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, घनश्याम दास जी बिड़ला, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, जमनालाल जी और घनश्याम जी। हाँ तो दोस्त थे ना, हैं? नहीं ऐसा कुछ। हाँ वो भी भामाशाह रहे हैं, बहुत बड़े शेखावटी वाले भामाशाह ही रहे हैं। इनके पास में बहुत पैसा था, शुरू से ही बहुत पैसा था, आज भी है। रखने के लिए जगह नहीं है तो ये लो 100 रुपए, ये लो 120 रुपए से बहुत दान करते हैं। पैसा भी तो बहुत है ना, दान करने के लिए पैसा भी तो बहुत सारा चाहिए होता है ना, बहुत सारा चाहिए होता है नरेंद्र, बहुत सारा नहीं चाहिए होता, बहुत सारा चाहिए होता है। हाँ? कौन? जमनालाल जी। आगे हेडिंग डालिए, माणिक्यलाल वर्मा जी। जी कौन? माणिक्यलाल वर्मा जी। एक भरतपुर के शेर भी थे कोई? नहीं, शेर राजस्थान तो जैना व्यास है। ओके शाबाश। अब लिखिएगा माणिक्यलाल वर्मा। हेडिंग तो डाली, डाल ली तो डाल ली, क्या ही कर सकते हैं अब आपका। लिखो समय। आप क्या मतलब मेरा कहना बहुत जल्दी मानते हैं, केवल एक बात नहीं मानते कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बाकी बहुत मानते हैं। 1897 से लेकर 1969, माणिक्यलाल वर्मा। बस यही वो स्कीम बता नहीं रहे। जन्मस्थली, इनकी जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? याद रखिएगा, बिजोलिया। बिजोलिया जो है वो कहां पर है? भीलवाड़ा। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया है जैसे दो व्यक्ति विशेष के जो जन्म है वो कहां पर हुए हैं? बिजोलिया में। एक तो आपके सामने है माणिक्यलाल जी वर्मा, एक और कौन है? सुदन साइक नहीं, पुस्तकालय अध्यक्ष जिनका नाम क्या है? साधु सीताराम दास, उनकी भी जन्मस्थली बिजोली रही है। तो राजस्थान के दो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं वहां से, एक तो माणिक्यलाल वर्मा जी निकले हैं और दूसरे कौन से निकले हैं? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास की भी क्या रही है ये जन्मस्थली। इनके उपनाम की हम बात करेंगे तो आपको बताइए, सूर्य है ये। मेवाड़ का गांधी कहा जाता है इनको। माणिक्यलाल वर्मा जिनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। उपनाम लिख लिया मेवाड़। अब लिखो इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है। लिख लिया सबने? लिखिएगा, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई। कौन सी? मेवाड़ की वर्तमान अवस्था। इनके द्वारा दो गीत लिखे गए हैं, दो गीत। एक तो लिखा गया था पंछीड़ा, एक लिखा गया था अर्जी गीत। पंछीड़ा जो गीत है वो तो लिखा गया था कौन से किसान आंदोलन के तहत? बिजोलिया। आप भूले तो नहीं होंगे ना बिजोलिया किसान आंदोलन की वो बातें जो हमने एक माह पहले की थी? बिजोलिया किसान आंदोलन नहीं भूले ना? हैं? नहीं भूले? चलो सर एक एक बार हमें नरेंद्र दिखा दो, उन्हें देखने की इच्छा हो रही है। डिमांड बढ़ रही है यहाँ। अर्जी गीत जो है वो किसके लिए लिखा गया था? ये नानक
भील के लिए लिखा गया था। और नानक भील कौन से कांड के तहत शहीद हुए थे? डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। डाबी कहां पर है? बूंदी में। इसका मतलब ये जो अर्जी गीत है ये लिखा गया था नानक भील के लिए, जो कि किस किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं? बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन लिखो, बूंदी किसान आंदोलन। एक बूंदी, एक बिजोलिया के तहत, ठीक है। चलिए, उसके बाद में फिर इन्होंने 1934 के अंदर 2 कार्य किए थे, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो 1934 के अंदर इनके द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? खांडेलई आश्रम की। किसकी स्थापना हुई थी? और एक 1934 के अंदर ही स्थापना हुई थी किसकी? नारी आश्रम की। खांडेलई आश्रम तो कहां स्थापित किया गया था भाई? ये तो हमने पढ़ा था शायद कहीं कहीं। हाँ, शाबाश। और नारेली आश्रम की स्थापना कहां पर की गई थी? याद रखिएगा, अजमेर में। तो ये दोनों दोनों जो कार्य हैं वो 1934 के अंदर हुए थे। और इनकी पत्नी ने भी एक 1944 में कुछ किया था, महिला आश्रम की स्थापना की थी। कहां पर? शाबाश। 34 में इन्होंने किया, 10 साल के बाद में इनकी पत्नी ने किया। 34 में इन्होंने 2 आश्रम बनाए, एक खांडेलई आश्रम और एक नालेरी आश्रम। दोनों का उद्देश्य एक ही था, शिक्षा को बढ़ावा देना। यह बात है कब की? 1934 में। आगे आपको पता है कि माणिक्यलाल वर्मा जी द्वारा एक प्रजामंडल स्थापित किया गया। कौन सा? कब किया गया था? उसकी तो डेट है ना। हाँ, तो डेट बताओ, पहले बताओ बीकानेर प्रजामंडल की डेट और मेवाड़ प्रजामंडल की। 24 अप्रैल 1938। शाबाश, आ गए आप सब। 1938 के अंदर याद रखिएगा इनके द्वारा कौन सा प्रजामंडल बनाया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल। यहां पर बस 2 बातें हमें लिखनी है। मेवाड़ प्रजामंडल का क्या किया था? गठन किया था। और इसी मेवाड़ प्रजामंडल के तहत ये जेल गए थे, याद रखिएगा। और इसी के तहत इनको कहां पर कैद किया गया था? कुंभलगढ़ में। याद कीजिए, कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद, फिर बीमार हो गए, बाहर आते ही ठीक हो गए, फिर अधिवेशन कर दिया, एक लेडी एक लीडा आया। याद है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, वो तो वहां आए थे मारवाड़ के थे, पुष्कर में तो कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर। यहां कौन आए? और जेबी कृपलानी। 1938 के अंदर इनके द्वारा कौन सा प्रजामंडल गठित किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल। और इसी के तहत इनको कहां पर कैद कर दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि कहां पर है? राजसमंद। शाबाश। तो इनको कैद किया जा रहा है कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसी प्रकार विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को कैद किया जाएगा टोडगढ़ दुर्ग में। और डॉक्टर जयनारायण व्यास को कैद किया जाएगा शिवाना दुर्ग में। तो जिस प्रकार वो उधर से 3 जेल है, कौन कौन सी? हजारीबाग की, बरेली और कौन सी? वेलूर। उसी प्रकार यहां पर ये 3 दुर्ग इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना। सर प्लीज। लिख लिया? शाबाश। दिखाएंगे दिखाएंगे नरेंद्र। एक दिन वो भी आएगा जब खंडेलई आश्रम, नारेली आश्रम दोनों एग्जाम में आएंगे, एक साथ पूछे जाएंगे। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट। इसके बाद में फिर आगे लिखिएगा आप, लिख लीजिए इनकी पत्नी और माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी, जिसका नाम क्या है? नारायणी देवी वर्मा। लिखिएगा नारायणी देवी वर्मा। और ये जो नारायणी देवी वर्मा है, याद रखिएगा इनके द्वारा भी 1944 के अंदर कौन सा? महिला आश्रम की स्थापना की गई। महिला आश्रम का गठन कहां पर किया गया? कहां पर? याद रखिएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। नारायणी देवी वर्मा, याद रखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल के तहत, मेवाड़ प्रजामंडल के तहत अपने पुत्र, क्या नाम था पुत्र का? अपने पुत्र दीनबंधु वर्मा के साथ जेल गई थी, जेल गई। उतार लीजिए नारायणी देवी वर्मा। बधाई हो। क्या हुए हैं? कंप्लीट। माणिक्यलाल जी वर्मा कंप्लीट। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं।
याद रह जाएगी आपको। यही थोड़ी थोड़ी करते करते तो बहुत ज्यादा होती है। कितने वक्त तो पढ़े? 6। कल आते ही सारों का एक साथ पूछूंगा मैं। पढ़ लेते हैं 7वां भी, क्यों रखना है दूर। लिखिए सबने। चलिए, अब आ रहे हैं। लीजिए, स्वागत कीजिए हीरालाल शास्त्री, सापा नगर। हाँ जी है, बिल्कुल सीएम साहब हैं ये। लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए हीरालाल शास्त्री साहब। और हीरालाल शास्त्री साहब जो हैं वो आप सब जानते हैं राजस्थान के क्या रहे हैं, प्रथम सीएम, मुख्यमंत्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में लिखिए सबसे पहले समय। देखिए समय तो मैं आपको लिखा रहा हूं क्योंकि ठीक नहीं है, हालांकि पूछा आज तक कभी नहीं गया है, लेकिन आपके जहन में रहे कि मतलब कौन किसके समकालीन रहा है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता है ना। तो समय 1899 से लेकर 1974, डोकरो 75 साल पूरी हो, बरोबर 75, 75। तो समय क्या है, 1899 के अंदर जन्म हुआ, 1974 के अंदर याद रखिएगा इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। अगली बात लिखिएगा जन्मस्थली, इनकी जो जन्मस्थली है वो, तो याद रखिएगा इनकी जो जन्मस्थली है वो रही है आपके कौन सी, जोबनेर। और जोबनेर कहां पर है, याद रखिएगा जयपुर। जोबनेर कहां पर है, जयपुर के अंदर। इनकी पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता इनको परिचित करवाने की आवश्यकता है आपको, आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो आपको ऐसे ही लिखा रहा हूं। लिखो, राजस्थान के या राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, या फिर इनको ऐसे भी पूछा जा सकता है राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम। देखो, एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। मनोनीत का मतलब होता है जिसे हम मन से चुनते हैं, और मन से आदमी हीरा ही चुनता है। मन से क्या चुना गया था, हीरा भाई, हीरालाल शास्त्री। निर्वाचन का मतलब होता है वोट देकर, और 1952 में वोटिंग जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी टिक्की देकर। तो पहली टिक्की टिक्का ने दी, टिक्का राम पालीवाल। निर्वाचित पूछे तो कौन है, टिक्का राम पालीवाल। मनोनीत पूछे तो कौन है, हीरालाल शास्त्री भाई। देखो, राजस्थान के क्या ये प्रथम सीएम। लिखो, प्रथम मुख्यमंत्री। अगली लाइन से लिखो, यदि ऐसा पूछा जाए तो भी कि राजस्थान के राज्य के प्रथम मनोनीत सीएम, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम पूछा जाए तो भी याद रखिएगा कौन है ये, हीरालाल शास्त्री जी। लिखा, ये है आपके हीरा भाई। आगे बढ़े, इसके नेक्स्ट आगे लिखिएगा, लिखिए, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे लिखिएगा। इसके बाद में लिखिए इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। देखो, हीरालाल शास्त्री की पुस्तक और जो गीत है ना, वो हमेशा राजस्थान के अंदर बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है उसमें 100% पूछा जाता है। या तो पुस्तक पूछी जाती है और या फिर इनके गीत पूछे जाते हैं। पुस्तक जो है वो तो कौन सी है, ये इनकी पुस्तक जीवनी इनकी। और गीत जो लिखा गया है इनके द्वारा वो है आपके कौन सा, परले प्रतीक्षा नमो नमे, परले प्रतीक्षा नमो नमे, नमो नमे, नमो नमे। और एक इनका गीत है सुपनो आयो रे, सुपनो आयो रे। वैसे इनके पास में सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी इनके पास में कुछ नहीं था। अंतिम समय इनके बड़े दर्दनाक गुजरे थे। मतलब 35 के बाद में इन्होंने अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया, पत्नी से भी अलग रहने लग गए थे। बोला तू जाने थारो काम जाने, क्योंकि इनकी एक पुत्री थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए दुखी हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। इनके द्वारा एक संस्था स्थापित की गई थी, वो है आपके जीवन कुटीर संस्था। ये जो संस्था है ये स्थापित की गई थी 1927 के अंदर, लेकिन फिर 1935 के अंदर इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, शांताबाई, जो कि इनकी पुत्री थी और मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इसीलिए इनके नाम से कर दिया शांताबाई कुटीर संस्थान। फिर आगे चलकर इसका फिर नाम बदला गया, और 1942 में यही वर्तमान के अंदर किस नाम से जानी जाती है, वनस्थली विद्यापीठ, जो कि आपके कहां पर है, निवाई टोंक के अंदर, निवाई टोंक, जी निवाई टोंक के अंदर। और उसके बाद में फिर बात करते हैं इनकी पत्नी की। तो इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रत्ना शास्त्री। और रत्ना शास्त्री के बारे में एक बात तो लिखेंगे लिखेंगे, हालांकि बातें और भी है इनके बारे में, लेकिन महिला व्यक्तित्व के समय और पढ़ेंगे इनको। रत्ना शास्त्री की एक बात यह है कि राज्य की प्रथम महिला जिन्हें पद्मश्री वे
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये है आपके कौन? रत्ना शास्त्री। तो इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री, इससे पहले उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज है जी। किनको? भारत, हाँ भारत रत्न बहुत सारी है, कौन सी बताऊं? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहीं, नहीं नहीं देंगे मना कर दिया सरकार ने, नहीं देंगे। देशराज गुज्जर, आयधान राम, आजा भाई कि नहीं होऊंगा है? लिख लिया? चलिए आगे, अगले हेडिंग लगाइए आप। कल आने से पहले एक बार इन सब के बारे में पढ़ के आना ना, आते ही, ताकि पूछे और फटाफट आप बता दे। जाने नहीं दूंगा मैं, जब तक मुझे 33 के 33 एक बार शुभंकर नहीं सुनाएंगे, नहीं जाने दूंगा मैं आपको। बस खत्म, शुरू कर दो याद करना। और याद करना क्या, अगला आप हेडिंग लगाओ पहले। ये लीजिए, टीकाराम जी पालीवाल साहब, वो हीरालाल शास्त्री, और ये हमारे कौन भाई साहब? टीकाराम जी पालीवाल। बता सकते हैं इनकी जन्मस्थली कौन सी है? टीकाराम जी पालीवाल। ये हमारे राजस्थान के वे प्रथम व्यक्ति हैं जो निर्वाचन होकर सीएम बने हैं। और दूसरी मजेदार बात, हमारे राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम के रूप में भी यही रहे हैं। नहीं, चलिए अभी ये आप नहीं पढ़ेंगे ना, अभी साथ साथ में नहीं पढ़ेंगे ना, तो 100% है आप जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो घर पे नहीं पढ़ेंगे, ये कंफर्म है, मन भी नहीं करेगा आपका। चलिए लिखिए, सबसे पहले लिखिएगा समय। टीकाराम पालीवाल, और टीकाराम पालीवाल का समय जो है वो समय है 1909 से लेकर 1995। टीकाराम पालीवाल का ये समय रहा है। टीकाराम पालीवाल जो हैं, इनकी यदि हम जन्मस्थली की बात करें तो याद रखिएगा, इनकी जो जन्मस्थली है वो रही है आपके मंडावर, और मंडावर जो है ये है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा दौसा। मंडावर जो है वो कहां पर है? दौसा के अंदर, लिखिएगा। अगली बात, ये जो टीकाराम जी पालीवाल हैं, याद रखिएगा ये हमारे राज्य के प्रथम निर्वाचित सीएम हैं। प्रथम निर्वाचित सीएम, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल, याद रखिएगा। पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन वर्तमान के अंदर पॉलिटी को हम देखते हैं तो क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल ने सीएम के रूप में शपथ कब ली थी? यस, कौन बताएगा? आपके राजस्थान के प्रथम जो सीएम साहब हैं निर्वाचित होकर आए, टीकाराम पालीवाल, इन्होंने शपथ कब ली थी? ऑप्शन दूं क्या? 1 मार्च 1952, 2 मार्च 1952, 3 मार्च 1952, 4 मार्च 1952, बताओ। शाबाश, बहुत ही शानदार, गजब। लिखो 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक ये सीएम रहे। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यही आपके राजस्थान के प्रथम क्या बने हैं? डिप्टी सीएम। निर्वाचित सीएम राजस्थान के प्रथम टीकाराम पालीवाल जी, और याद रखिएगा राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन? टीकाराम जी पालीवाल। अभी तक राजस्थान में ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सीएम भी बने हैं और डिप्टी सीएम भी बने हैं। उन्नीस फरवरी 2024 तक राजस्थान में कुल कितने व्यक्तित्व उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। हो सकता है कि कल कोई और बन जाए। मैं 19 फरवरी 2024 4:25 पर आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में अभी तक कुल कितने डिप्टी सीएम बने हैं। देखो, सबसे पहले जो व्यक्ति बने हैं, ये आखिरी में लिखना, अभी नहीं लिखना ना, ये टीकाराम पालीवाल लिखने के बाद में आखिरी में नोट करके लिखना। 1 नंबर पर बने थे कौन? टीकाराम जी पालीवाल साहब। नंबर 2 पर बने थे हरिशंकर भाबड़ा। नंबर 3 पर बने थे बनवारी लाल बेरवा। नंबर 4 पर बनी थी कमला बेनीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला डिप्टी सीएम। नंबर 5 पर सचिन पायलट। नंबर 6 वर्तमान के अंदर है आपके दिया कुमारी, और नंबर 7 पर वर्तमान में है प्रेमचंद बेरवा। तो आज तक, अभी तक 4:30 बजे तक राजस्थान के अंदर कुल डिप्टी सीएम जो है वो कितने हैं? 7 बन चुके हैं, जी। अच्छा 2025 नहीं,
गणना के अकॉर्डिंग तो आता है ना, उस बजट में लिखा हुआ, तो 24 ही होगा। आज डेट 25 है, 19 फरवरी 2024 के अनुसार। हम्म, आज बजट आया है ना एक, तो 25 कर दो बस। आज 19 फरवरी 2025 तक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 4:29 पर राजस्थान के अंदर कुल कितने डिप्टी सीएम बन चुके हैं? 7। याद रखना, राजस्थान के अंदर प्रथम डिप्टी सीएम टीकाराम पालीवाल, राजस्थान की प्रथम महिला डिप्टी सीएम कमला बेनीवाल, राजस्थान की दूसरी महिला डिप्टी सीएम दिया कुमारी। याद रहेगा, टीकाराम पालीवाल हमारे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित क्या है? सीएम है। तो वर्तमान सीएम कौन से नंबर के हैं? हेलो, माइक टेस्टिंग। भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के कौन से नंबर के सीएम हैं? ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले गर्ल्स को बताना है। 24 में है, 25 में है, 26 में है, 27 में है। यस, थैंक यू। कौन सा करके आएंगे? कुछ भी, 24, 25, 26, कुछ भी। यस यस यस। पड़ोसी, पड़ोसी को जगाओ। भजनलाल जी कौन से नंबर के? कुछ 24, 25, 26 कौन सा करके आएंगे? नहीं। यस, धुआं। यस, बताइए। 25, 24, 25, 25, 25, 25। यस 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 यस, कितने? यस, 27। हाँ यस, पीछे। बड़े शर्म की बात है ये, इस पूरी क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने सही जवाब दिया हो। एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसने सही जवाब दिया हो कि वर्तमान राजस्थान के जो सीएम साहब हैं भजनलाल जी, वो इनमें से कौन से नंबर के हैं। तो आप सब 2 नंबर के हो। कितने नंबर के हो? क्या कहूं मैं आपको? अरे इसका राइट आंसर आपका एक का ही क्यों नहीं गया? 26वां, 24वां, 27वां बोला जोर से। मुझे याद है किसने क्या बोला। 26 में है। क्वेश्चन तो अब और ज्यादा गहराई से है कि वर्तमान सीएम साहब जो है भजनलाल जी शर्मा, वो व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के कौन से सीएम है? तो 14वें सीएम है वो। व्यक्तिगत रूप से कितने सीएम है? अरे पॉलिटी ऐसे ही आती है घुमा फिरा कर। क्या ही करूं मैं आपका? ये लिखा, ये लिखो। मैंने सोचा याद रख रखा होगा उसको। ये भजन लाल जी हैं, तो मतलब रोज ऐसे ही भजन करते हो? सीरियस लो, सीरियस नहीं लिया, लो भाई सीरियस लो। ऐसे कैसे आ जाएगा एग्जाम? कंफर्म है? आप पशु परिचर के सीटी के पेपर उठाकर देखो ना, भजन लाल जी से रिलेटेड क्वेश्चन आया एक, तो विधानसभा क्षेत्र पूछा उनका, कैसे नहीं पूछा? और इनका साहब का, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम हुए, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? महुआ। ये वैसे आगे चलकर सांसद भी बने थे। कहां से? हिंडौन से। आपकी है क्या? फिर भी नहीं पता, देखो। लिख लिया? नेक्स्ट अगली लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा अगली लाइन से। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री वे उप मुख्यमंत्री, वो एक ही है, कौन? टीकाराम जी पालीवाल साहब। एक ही तो, टीकाराम जी तो पढ़ रहे हैं ना, टीकाराम पालीवाल। फिर लिखिएगा 1929 के अंदर इन्होंने विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। विद्यार्थी युद्ध लीग की स्थापना की, और यह स्थापना कहां पर की थी? यह इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली। कल हमने एक जिक्र किया था कि हमारे राजस्थान के किसी भी व्यक्ति द्वारा राजस्थान के बाहर कोई संस्था स्थापित की गई है तो वो सबसे खास है। कौन से व्यक्ति के बारे में लिखा था कि उन्होंने एक संस्था स्थापना की, वो राजस्थान के बाहर थी? कौन सी? शाबाश, बहुत। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जमनालाल बजाज ने सत्याग्रह आश्रम जो स्थापित किया था वो वर्धा महाराष्ट्र में किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। अगली बात लिखिएगा 1930। 1930 के अंदर साविनय अविज्ञा आंदोलन, और इसी आंदोलन के तहत, याद रखिएगा, आंदोलन के तहत टीकाराम पालीवाल जेल गए थे। बाकी चीजें आप पॉलिटी में पढ़ेंगे कि टीकाराम जी जो पालीवाल साहब हैं, ये डॉक्टर जयनारायण व्यास के समय कैबिनेट में मंत्री भी थे। और जब वो पहले ये थे टीकाराम पालीवाल निर्वाचित, दूसरे निर्वाचित के रूप में डॉक्टर जयनारायण व्यास निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल देखेंगे तो मार्च से अक्टूबर है। कितने माह का रहा है? अच्छा, आपको वो भी नहीं आता है, सॉरी। क्या हुआ? शाहिद कपूर, विकी कौशल, है? देख लो, बस ये इतना ही फर्क है।
नोट करके ये बात लिखो, ये लिखो। हाँ, लिखिएगा। इसलिए क्या टाइम से सिलेबस भी हो जाता है और सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ नहीं, कुछ नाम भी नहीं लेंगे हम, इसका नाम ही नहीं ले, मैं भूल ही जाऊंगा कि इतिहास को हिस्ट्री लिखते हैं। लिख लिया? तो ये आपके वर्तमान के अंदर अभी तक जो राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम बने हैं उनमें ध्यान रखना। और ये जो कमला बेनीवाल है ना, इसके कोष्टक में लिखना प्रथम महिला डिप्टी सीएम दिया कुमारी दूसरी। वैसे छोड़ो, मत लिखो, आखिरी के अंदर महिला व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो पूरी कहानी आपको लिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिएगा। कंप्लीट है टीकाराम जी, पढ़ लीजिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट ये लीजिए। यस, देखिए हेडिंग डालिए, डॉक्टर जयनारायण व्यास मार साहब। मार साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर जयनारायण व्यास। अगला लिखिए, डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण जो व्यास हैं, लिखिएगा इनका समय, इनका जो समय रहा है वो 1899 से लेकर 1963 रहा है। यानी 1899 से लेकर 1963 तक जो टाइमिंग है वो डॉक्टर जयनारायण व्यास का रहा है। डॉक्टर जयनारायण व्यास की हम बात करते हैं, इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके जोधपुर। जन्मस्थली जो है वो कौन सी है? जोधपुर। इनके जो उपनाम है डॉक्टर जयनारायण व्यास के, याद रखिएगा, इनको कहा गया है शेर ए राजस्थान। क्या बोलते हैं? शेर ए राजस्थान। इनको कहा जाता है मां साहब। जैसे नाना किसे कहते हैं राजस्थान में वर्तमान के अंदर? नाना, नाना। किसी को याद रहा क्या? एक बार मैंने क्लास में बताया था, मैंने कहा हरिभाऊ किशन राव बांगड़े राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वर्तमान, उनको नाना कहते हैं। और आपको तो पता ही है वो कौन से नंबर के हैं। नंबर तो आपका सबको पता ही है जी, क्योंकि पिछली बार जो कलराज मिश्र थे ना, वो सीटी में आया था, कौन से नंबर के थे? वो 44 में थे, और ये कौन से हैं? 45 में। याद रखना, वर्तमान राजस्थान के जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, वो भी कितने नंबर के हैं? यस, दोनों सेम नंबर। शेर राजस्थान बोलते हैं किनको? डॉक्टर जयनारायण व्यास को। तो शेर राजस्थान इनको बोलते हैं मार साहब, इनको बोलते हैं धुन का धनी। धुन का धनी, क्योंकि आपको पता हो तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके माध्यम से गीत भी लिखा था, पोपा बाई रिपोर्ट। तख्त गिरेगा, ताज गिरेगा, हे जुल्मी तेरा पूरा खानदान गिरेगा, हमारी बस्ती तो आबाद रहेगी लेकिन तुम्हारी ये जो जुल्मों की कहानी है ये हमेशा याद रहेगी। ऐसे तो गीत है, पोपा बाई रिपोर्ट के थे। और इन्हें कहा जाता है लक्कड़ का फक्कड़। लक्कड़ का फक्कड़। उतारिए, शेर राजस्थान, मार साहब, धुन का धनी और लक्कड़ का फक्कड़ कहते हैं, उपनाम है इनके। किस्मत बहुत सिकंदर थी इस बंदे की, जिस किसी भी संघ सभा परिषद में हाथ डाला वहां पर जीत कर आए थे। लेकिन हर व्यक्ति की किस्मत एक बार धोखा जरूर देती है, ये कंफर्म है। डॉक्टर जयनारायण व्यास की किस्मत ने धोखा दिया जब राजस्थान में पहली बार कांग्रेस ने इनको सीएम का उम्मीदवार चुना और चुनाव लड़ा 1952 में। इन बंदे को सीएम बनाना था क्योंकि ये खास थे। तो सीएम का उम्मीदवार किनको बनाया गया था? डॉक्टर जयनारायण व्यास को। और कहीं ऐसा नहीं हो कि ये चुनाव हार जाएं, इसलिए दो जगहों से इनको विधानसभा के चुनाव लड़ाए, एक तो जोधपुर से और एक जालोर से, लेकिन दोनों जगहों से चुनाव हार गए। इनको हराया था जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। यदि वो जीवित रहते रिजल्ट आने तक तो राजस्थान के प्रथम सीएम बनते हनुमंत सिंह, लेकिन रिजल्ट आने से पहले उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। वरना वो जाई उधर ही रहते दिल्ली सीएम बनने के लिए। नहीं, हो जाता है कई बार। लेकिन फिर वापस किस्मत पलटी, टीकाराम पालीवाल जी सीएम बने, 6-7 महीने के बाद में इस्तीफा दिलाया, वापस किशनगढ़ से चुनाव लड़े, जीते और सीएम बने। और ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जो मनोनीत भी हैं और निर्वाचित भी हैं। ये लिखिए, इसके बाद में आगे आगे लिखिएगा। अगली बात, राज्य के एकमात्र मनोनीत वे
निर्वाचित सीएम, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत वे निर्वाचित मुख्यमंत्री यदि बने हैं कोई, तो एकमात्र है ये, जिनको ये दोनों प्रकार से सौभाग्य मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। एक तो ये मन से भी चुने गए थे और एक लोगों ने भी चुना था। अगली बात, 1932 के अंदर इनके द्वारा जय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया था। जय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया था जोधपुर में, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। अब बाकी इससे पहले बताने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्या नहीं है आवश्यकता। 1920 के अंदर इनके द्वारा मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया था। 1923 के अंदर पुणे मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। 1929 के अंदर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ। 1931 के अंदर मारवाड़ युद्ध लीग की स्थापना हुई। 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। 1936 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन कराची में हुआ, वहां पर महामंत्री के रूप में ये कार्य करने गए थे। 1941 के अंदर इन्होंने नगर पालिका का चुनाव जीता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके तहत शिवाना किले में कैद किए गए थे। ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है, ये तो आपको सारा आता है। ये तो आपको, अरे बोलो, ये तो आपको, अरे ये तो आपको तो ये सारा कुछ दिखाने की आवश्यकता थोड़ी है वापस। क्या सर, मैं न्याल करा नहीं जनरल मांगलिका करी, ये 1932 की बात लिखी, लेकिन फिर भी 1934 में हम लिखेंगे इनके द्वारा ही मारवाड़ प्रजामंडल का क्या किया गया, गठन किया गया। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन। बहुत सारी बातें हम उधर करके आए हैं भी, जो उधर करके आए हैं ना वो इधर नहीं करेंगे। कुछ बात कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे मारवाड़ प्रजामंडल बहुत अच्छी बात है, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया था, डेट क्या उसकी, शाबाश, 24 अप्रैल 1938। प्रजामंडल अच्छा याद है। मकबूल आलम का संबंध राजस्थान के कौन से प्रजामंडल से है, गर्ल्स, सबसे पहले गर्ल्स। मकबूल आलम का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, ये कौन सा आलम है जो मुझे नहीं मिला, शाबाश, बहुत ही शानदार, थैंक यू। दूसरा, चलो ये बता दोगे तो बराबर हो जाएगा। तनसुख लाल मित्तल का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो कन्हैयालाल मित्तल का संबंध कहां से है, अगर वो कोटा है तो कन्हैयालाल, किसका, जिनका झालावाड़ से है उनका बूंदी से है, नहीं, बहुत ही अच्छा। ऐसे कैसे याद रखना है कि 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो किसने किया है, डॉक्टर जयनारायण व्यास ने, शाबाश, अति उत्तम। फिर लिखिएगा 1942 के तहत, 1942 क्या शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, अरे आप इसे, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत याद रखिएगा डॉक्टर जयनारायण व्यास, डॉक्टर जयनारायण व्यास को याद रखिएगा शिवाना किले में कैद किया गया था। कहां पर कैद किया गया था, शिवाना किले में कैद किया गया। इससे पहले हम पढ़ के आए हैं कि कुंभलगढ़ किले में किसे कैद किया गया था, माणिकलाल वर्मा जी को, इनको कहां पर कैद किया गया था, शिवाना किले में। इनकी पुस्तक है जिसका नाम क्या है, मारवाड़ की वर्तमान अवस्था, या वर्तमान हालत भी कह सकते हैं, या अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। एक लिखिएगा पोपा बायरी पोल, पोपा बायरी पोल। इनकी पत्नी का जो नाम है वो क्या है, याद रखिएगा गोरजा देवी। और ये जो गोरजा देवी है, याद रखिएगा प्रजामंडल के तहत जेल जाने वाली, प्रजामंडल के तहत जेल। इनकी पुत्री का नाम क्या है, रमाबाई। ये भी जेल गई थी जी, ये भी जेल गई थी। उतार लीजिए, कंप्लीट। ये आपके कंप्लीट हो गए, कौन से, डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब। मेवाड़ वाला क्वेश्चन जैन एग्जाम में आया, आज क्वेश्चन तो आने आने सारी, कहां जाएंगे बताओ। दस मिनट में ऑफलाइन वालों ने, अरे नहीं, टाइम खराब नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छा बताया मुझे। ऐसा क्यों लग रहा है इनको, है जी, कौन है ये, ऐसे इन्होंने तूफान उठा दिया आपके लिए।
पढ़िए पढ़िए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले वक्तव्य जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बांच लीजिए फटाफट। मुझे पता है घर पे नहीं बांचते आप, मुझे पता चल गया आज। ओ, मैं पहले ऐसे वहम में था कि मतलब मामला ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, मामला खराब है। हाँ सही है पुनिया साहब। लीजिए, हरिभाऊ उपाध्याय, हेडिंग लगाइए हरिभाऊ उपाध्याय। है जी। है जी, लिखिए हरिभाऊ उपाध्याय और लिखिएगा इनका जन्म। इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, याद रखिएगा। वैसे हरिभाऊ उपाध्याय आपने नाम सुना है क्या? क्या सुना है इनके बारे में? हम कहां पर पढ़ के आए हैं इनको, ये बताओ आप। हम कहां पढ़ के आए हैं? एक ही घंटा कहां? बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण चलाने वाले व्यक्ति हैं कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। और वर्तमान में राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े जी, बांगड़े। तो 1892 के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनका जो जन्म है वो हुआ है भोरासा गांव में। कहां पर हुआ है? भोरासा। और ये भोरासा है उज्जैन में। और उज्जैन कहां पर है? सूराबठू आएगा, उज्जैन एमपी। इनका जन्म वहां है, बट इन्होंने जो अपनी क्रम स्थली है वो बनाया है, याद रखिएगा, किसे? अजमेर को। इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था? ये तो यहां पर आने के बाद में नाम बदला, हरिभाऊ उपाध्याय। इनका वास्तविक नाम है बद्रीनाथ। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, हालांकि एग्जाम ने पूछा नहीं अभी तक। इनका वास्तविक नाम क्या है? बद्रीनाथ। इनको कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। इनको बोलते हैं दा साहब। क्या बोलते हैं? साहब, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है? दत्त साहब। ये सर्वोदयी नेता के रूप में जाने गए। लिखिएगा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बद्री, कौन सा? बद्री। तो हरिभाऊ उपाध्याय का नाम याद रखिएगा, बद्रीनाथ। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनको क्या बोलते हैं? है जी, नाना। क्या बोलते हैं? नाना। हो सकता है साउथ में नाना पिताजी को भी बोलते होंगे, नहीं बोलते क्या? हरिभाऊ उपाध्याय जो है, इन्होंने अपनी क्रमस्थली किसे बनाया था? अजमेर को। और यहीं अजमेर के अंदर इन्होंने 1927 में, 1927 एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम है गांधी आश्रम। और ये जो गांधी आश्रम है, ये जहां पर स्थापित किया था इन्होंने, वो है आपके हटुंडी। और हटुंडी कहां पर है? अजमेर के अंदर, याद रखिएगा। इससे पहले भी गांधी आश्रम कहीं पढ़ा है क्या हमने? और यदि पढ़ा है तो कहां पढ़ा है? हाँ जी। उसके बाद में इनके द्वारा 3 समाचार पत्र निकाले गए जो सबसे खास है। समाचार पत्र कौन कौन से, याद रखिएगा? एक तो है नवजीवन, एक है याद रखिएगा त्याग भूमि, एक है याद रखिएगा कर्म भूमि। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है, त्याग भूमि और कर्म भूमि नामक समाचार पत्र किनके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय। और कहां से? अजमेर से प्रकाशित। याद रखिएगा, कहां से प्रकाशित किया था? अजमेर से। अगली बात, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति बने जो अजमेर मेरवाड़ा के क्या रहे? सीएम। क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा क्या था उस समय? केंद्र शासित प्रदेश। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र एकमात्र मुख्यमंत्री बने कौन? हरिभाऊ उपाध्याय। और इनकी पत्नी का नाम था रमा देवी। उतार लीजिए। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, इस तीसरे चरण में। बिल्कुल बिल्कुल भाग लिया। एक व्यक्ति और आएंगे जिनकी पत्नी का नाम भी रमा देवी है, कौन?
ऐसे और कौन व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी का नाम क्या है? ब्रह्मा देवी। शाबाश पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी जो विद्या प्रचारिणी सभा के अंदर अध्यापन का कार्य करवाते थे, आखिर में वहीं पर एक अध्यापिका थी विधवा, उससे प्रेम हो गया। ए चलती है क्या है? क्या? एक तो आप बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो उनसे प्रेम हो गया, फिर आ कहीं दूर चले हैं जी। किसका? हरिभाऊ उपाध्याय। नहीं, कंप्लीट हो गया। हरिभाऊ उपाध्याय की पत्नी का नाम क्या है? रमा देवी। और कहां के सीएम रही है एकमात्र? अजमेर मेरवाड़ा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था, अलग विधानसभा थी, विधानसभा का नाम धारासभा था, 30 सदस्य थे उसमें। अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य था? और राजस्थान, ठीक है, लिख लिया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हरिभाऊ उपाध्याय साहब। नेक्स्ट आइए चलते हैं। वाह पथिक जी, लीजिए। हैं जी? जी हाँ जी, आपको तो सब पता ही है। लिखिएगा। अब पथिक जी के बारे में क्या लिखूं आपको बताओ? नहीं, क्या लिखूं इनके बारे में? सब कुछ तो लिखा दिया। पथिक जी उस रात, मतलब सशस्त्र क्रांति के तहत आए थे। कहां पर आए थे? अजमेर। विजय सिंह पथिक लिखो, इनकी जन्मस्थली और हाँ, जन्मस्थली लिखो, कहां से आए थे ये? इनका जन्म हुआ है गुंठावली गांव। गुंठावली गांव है बुलंदशहर में, और बुलंदशहर है यूपी में। इनका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुज्जर। वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुज्जर, याद रखिएगा। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक हैं ये। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक हैं ये। राजस्थान किसान आंदोलन के जनक हैं ये। कौन? विजय सिंह पथिक जी। आपको पता हो तो इनको एक उपाधि दी गई है। एक क्या उपाधि, तो दो है। एक तो उपाधि इनको महात्मा की दी है। किसने दी है? बिजोलिया के किसानों ने। बिजोलिया के किसानों ने। और एक इनको राष्ट्रीय प्रतीक कहा था। किसने? गांधी जी ने। बोला आप तो नौ प्रतीक, नेशनल प्रतीक। गांधी जी ने कहा इनको राष्ट्रीय प्रतीक। उतारो। देख ली। और बाकी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा जो चरण है वो किसने चलाया है? पथिक जी ने। कब से कब तक चलाया है? 1916 से लेकर 1922। कौन से किसान आंदोलन के तहत ये जेल में गए थे? बेंगू किसान आंदोलन के तहत। पता ही आपको सब कुछ। 10 सितंबर 1923 की बात है वो। उस रात दो घटनाएं हुई थी। है जी, लिख लिया। तो कल तो कुछ कुछ व्यक्तित्व बचे हैं पुरुष, बाकी महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। लिखे आगे? सबने लिख लिया? नेक्स्ट आगे लिखिएगा। इनके द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इनके द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई है। पथिक प्रमोद, और एक देख रहा है विनोद, पथिक विनोद। मतलब पथिक विनोद, पथिक जी, वीर विनोद श्यामल दास, और प्रेम विनोद छत्रकुंवरी, और राज विनोद सदाशिव भट्ट। 4 विनोद। इनके द्वारा एक गीत लिखा गया है। कौन सा? वो है पीड़ितों का पंछीड़ा। क्योंकि पंछीड़ा तो केवल किसका है? शाबाश। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है अजय मेरू नाम से। इन्होंने 1952 में चुनाव लड़ा था मांडलगढ़ से, लेकिन हार गए। लेकिन हार गए थे। हाँ, मांडलगढ़ हार गए थे चुनाव बेचारे। और उसके बाद में अगली जो बात है वो ये है कि शाबाश। उपन्यास कौन सा है? अजय मेरू। शाबाश। लिखिए, इनको कहां पर कैद किया गया? शिवाना किले में कैद हैं जयनारायण व्यास। कुंभलगढ़ किले में कैद हैं माणिक्यलाल वर्मा। और टोडगढ़ दुर्ग के अंदर कैद हैं कौन? पथिक जी। और इसी टोडगढ़ को क्या कहा गया है? राजस्थान की तिहाड़ जेल। बाकी जो बातें हैं वो लिखाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ लिया है।
कंप्लीट कंप्लीट। कौन? विजय सिंह पथिक। अब जो बाकी की बात है उसकी चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में, जहां पर हम कुछ और व्यक्तित्व बचे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, कुछ महिला जो विशेष है जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, जाइए आराम से।